Okay, guys, so welcome back to AS Business 9609 classes, and we are on Unit Finance. लास्ट क्लास हमारी कल की क्लास थी वो बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू हमारी क्लास नहीं हो सकी थी. सो इट्स अ क्लास. हमारी जो लास्ट क्लास थी फाइनेंस के रिलेटेड इन विच वी आर डन विद द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के जो यूनिट फाइनेंस है हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, हाउ फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, what particular functions are performed by the finance department. Then we understood the concept of the business finance कि business finance क्या होता है, business finance क्यों required होता है, क्यों capital finance is required by the businesses, what are the different purposes, that is to start, that is to run, or to expand the operations, to stay liquid, for the financial competitiveness. These are the different functions, or these are the different purposes for which the business needs finance. Then we understood the concept of expenditure कि एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के अंदर होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कि अगर मैनेजमेंट फेल हो जाएगी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मे लीड टू द अकाउंटिंग इश्यूज के दोनों के जो ट्रीटमेंट्स इन अकाउंट्स है वो डिफरेंट है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट वाइल द कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट्स द SOFP, एंड दीज आर द टू डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके साथ हम लोगों ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी अंडरस्टैंड किया था, द रीज़न कि why it is important to distinguish between the revenue and the capital expenditure is that कि रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की दोनों की जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है हमारे पास. सो इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन कि हमें क्या करना है, कौन सी सोर्स को चूज़ करना है, तो इसके लिए द मैनेजमेंट नीड्स टू नो कि व्हाट पर्टिकुलर expenditure it is. If it is revenue expenditure which requires less amount as compared to the capital expenditure, and the amount required is for the short term, so we are going to choose the internal sources. And if there is a capital expenditure, so the management is going to choose the external source because higher amount is required. Plus higher amount के साथ साथ you need to understand कि the amount required is for the long term. So ये हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर हम लोग रुके थे यहाँ पे. अब ना वी हैव अ कॉन्सेप्ट. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं ना, ये वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली. अगर हमने कवर कर लिया तो इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन, क्योंकि ब्रेक इवन इसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इज कॉस्टिंग. तो ये जो हमारे पास टॉपिक है ना आज का, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, ये बेसिक फाउंडेशन है. देखो होता क्या है हमारे पास कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, उसकी बिल्कुल फाउंडेशन होती है, दैन द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. तो इसी तरीके से हर टॉपिक है. तो हाँ, मैं जो सिलेबस डिज़ाइन करता हूँ वो इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ. एक तो सीक्वेंस से एग्जाम में कभी कभार फॉलो करता है, वो भी एक सीक्वेंस है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द स्टूडेंट्स. एंड व्हेन द स्टूडेंट कम्स इन एस आफ्टर द ओ लेवल्स, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके पास ए लेवल्स में बिजनेस नहीं होता. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर लर्निंग बिजनेस और दे आर स्टडिंग बिजनेस. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे हैव बिजनेस स्टडीज एज अ एडिशनल सब्जेक्ट इन द ए लेवल्स. तो हमें सबको एक साथ लेके चलना होता है. और कुछ बच्चे हमारे पास होते हैं चीते. चीते बच्चे का मतलब ये है कि दे हैव इकोनॉमिक्स, दे हैव अकाउंटिंग, तो उनके पास ओ लेवल्स का भी बैकग्राउंड होता है, दो दे कैन ईजिली कोप अप. तो हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट, different classification of the cost, why accurate cost information is important for the business, and then we are going to move towards the break even and the costing statement. So this is known as the foundation जिससे आपकी पूरी बिल्डिंग ऑफ द ब्रेक इवन और पूरी बिल्डिंग ऑफ द कॉस्टिंग स्टेटमेंट डिपेंड करती है. तो आगे ज़रा स्टार्ट करते हैं. हमारे पास अभी हम इस पर्टिकुलर फाइल को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को ज़रा समझते हैं. हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या हम पढ़ने जा रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देर इज अ थिंग विच इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. ये हमारे पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. सर नाउ व्हाट आर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिविजन्स हैं. सेंटर्स मींस डिविजन्स, और दीज आर नोन एज द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ये सेंटर्स का मतलब है कि ये पर्टिकुलर डिविजन्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ये चीज़ यहाँ पे इनकर हो रही होती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द 2 classes per week. I am responsible to complete the syllabus on time. I'm responsible to make you familiar with the examiner marking criteria and all. तो ये चीज़ है. तो यहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं कि ये कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, जिनमें ये चीज़ें इनकर होती हैं और ये इस चीज़ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमारे पास होते कितने हैं? बेसिकली हमारे पास 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं. वन इज नोन एज कॉस्ट सेंटर्स, द अदर वन आर नोन एज प्रॉफिट सेंटर्स, और हमारे पास थर्ड वन आर नोन एज इन्वेस्टमेंटल सेंटर्स. अब ये 3 डिफरेंट हमारे पास सेंटर्स हैं. अब इसमें से हमारे पास इन एएस बिजनेस वी हैव दिस वन एंड दिस वन. ये इन्वेस्टमेंटल सेंटर हमारे पास नहीं है और हमारे ये सिलेबस का भी पार्ट नहीं है. लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के अंदर, इन्वेस्टमेंटल सेंटर्स क्या होते हैं, तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे. तो हमारे पास इन्वेस्टमेंटल सेंटर इज नॉट द पार्ट ऑफ द एएस सिलेबस, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. अब जरा हम कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर को समझते हैं. सेंटर का मतलब हो गया हमारे पास अ पर्टिकुलर डिविजन और अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. कॉस्ट सेंटर का मतलब हो गया कि ये सिर्फ वो डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, जो कि हैं सिर्फ कॉस्ट. अब सर, इसको समझने से पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है. अगर हमें कॉस्ट पता ही नहीं है, सो इनकर करना, कॉस्ट होना क्या होता है ये हमें नहीं पता. तो पहले तो हम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं. देखो, जब भी बिजनेस ऑपरेशनल होगा, लेट सपोज फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम कंडक्टिंग अ क्लास, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू एन एजुकेशनल सर्विस, आई एम कंडक्टिंग एस लेवल बिजनेस क्लास ना, तो मेरी कॉस्ट इनकर हो रही है. डिफरेंट टाइप की कॉस्ट क्या इनकर हो रही है. रूम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट की कॉस्ट है, बट डिफरेंट आई मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द गैजेट्स. ठीक है, ये माइक है, आईपैड है, मैकबुक सामने है हमारे पास. तो ये क्या है, डिफरेंट कॉस्ट है कि ये इनकर हो रही है. एक फैक्ट्री है, उसके अंदर प्रोडक्शन होती है, तो हम वर्कर्स को वेजेस पे करते हैं, उसकी कॉस्ट होती है. इसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेंट पे करते हैं, ऑफिस का स्टाफ को सैलरीज पे करते हैं. प्रोडक्शन हो रही है तो हमें मटेरियल की कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स पे करने पड़ते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट इनकर होती है एट अ टाइम. तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज नोन एज द मॉनेटरी अमाउंट दैट incurs during the production of goods and services. Simple. तो प्रोडक्शन जब हम कर रहे होते हैं, जब हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट इनकर हो रही होती है हमारे पास. मटेरियल, लेबर, यूटिलिटी बिल्स, दीज आर नोन एज ए कॉस्ट. अब ये डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट क्लासिफिकेशन की होती हैं, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट को समझ रहे हैं कि कॉस्ट इज द मॉनेटरी अमाउंट दैट इनकर्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कमिंग बैक टू द कॉस्ट सेंटर, तो सर कॉस्ट सेंटर क्या है, डिविजन है, डिपार्टमेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इनकर करता है. और कॉस्ट इनकर करने के बाद डू नॉट जनरेट रेवेन्यू डायरेक्टली. मतलब ये डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. सर एग्जांपल ले लें, आ जाए एग्जांपल लेते हैं. आपके पास स्कूल और कॉलेजेस हैं, यस स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, या फिर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द कोचिंग सेंटर. आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास एडमिन ऑफिस है या जो रिसेप्शन है, जो कस्टमर्स की इंक्वायरीज को डील कर रहा होता है, पेरेंट्स और कस्टमर डीलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है. तो मुझे एक बात बताएं, क्या कोई वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्या वो कोई सेल्स कर रहा है डायरेक्टली? नो. वो वहाँ पे कस्टमर को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, उनके साथ डील कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को मॉनिटर, मतलब क्या कर रहे हैं, हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट, उनको हमें सैलरी पे करनी पड़ती है, लेकिन वो कोई डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे होते. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके होटल है, तो होटल के अंदर आपके पास जो रिसेप्शन होता है हमारे पास, वो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर है कि उसकी सिर्फ कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ी होती है. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग डज नॉट जनरेट द रेवेन्यू डायरेक्टली.
लेकिन उसके बगैर बिजनेस ऑपरेट भी तो नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल होटल है, तो होटल की लॉबी के अंदर रिसेप्शन जो है अगर वो नहीं होगा, तो अगर कोई हमारे पास कस्टमर आ रहा है, किसी को पर्टिकुलर टूरिस्ट है या कोई कस्टमर है जो के नीड फॉर द नीड है उसकी, होटल की रिक्वायरमेंट है उसकी या रूम की रिक्वायरमेंट है, तो अगर रिसेप्शन नहीं होगा, सो हाउ इज गोइंग टू गेट द गाइडेंस, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द गाइडेंस? उन्हें कैसे गाइड किया जाएगा, उन्हें किस तरीके से डील किया जाएगा? इसी तरीके से अगर रिसेप्शन नहीं है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ गेस्ट अभी अवेलेबल है इन द होटल, हाउ दे आर गोइंग टू गेट द गुड्स? अगर उनको कॉल होती है तो वो रिसेप्शन पे कनेक्ट करते हैं कि दे आर इन नीड ऑफ दिस थिंग। तो ये कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं? डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि कॉस्ट इनकर करते हैं, रेवेन्यू में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशंस बिजनेस के ऊपर इनके डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेल्स तो नहीं कर रहा, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट अगर नहीं होगा, सो हाउ द वर्कर्स विल बी मॉनिटर्ड, how the workers performance will be appraised, how they will be trained or motivated, how the hiring of the workers will take place। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो एचआर डिपार्टमेंट एक डिवीजन है जो कि कॉस्ट इनकर करता है, रेवेन्यू में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल विदाउट द कॉस्ट सेंटर। तो दिस इज नोन एज अ कॉस्ट सेंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास है दैट इज नोन एज प्रॉफिट सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है सर? डिपार्टमेंट, डिवीजन। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय subtracting the amount of cost from the revenue. Revenue minus cost is known as the profit. तो अब सर प्रॉफिट सेंटर क्या है? प्रॉफिट सेंटर एक ऐसा पर्टिकुलर हमारे पास डिपार्टमेंट है जो कि रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो कॉस्ट भी इनकर करता है। मतलब अब स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप देखते हैं कि ये जो डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, तो उस क्लासरूम्स के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड बाय द टीचर्स। तो वो जो रिसेप्शन था, एडमिन ऑफिस था, एडमिन डेस्क था, इट वाज द प्योर कॉस्ट सेंटर। बट द सेम इन द सेम कोचिंग सेंटर दीज क्लासरूम्स आर नोन एज द प्रॉफिट सेंटर। क्यों? क्योंकि क्लासेस होंगी, वहाँ पे टीचर्स होंगे, दे आर गोइंग टू ऑफर द मल्टीपल सब्जेक्ट क्लासेस, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू विजिट, दे आर गोइंग टू पे द फीस इन ऑर्डर टू गेट दैट क्लास। तो वो जो क्लास है वो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करिए डायरेक्टली। एंड ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू कंडक्ट दीज क्लासेस वी हैव टू फेस द कॉस्ट एज वेल, कि वहाँ पे हमें टीचर्स को पे करना होगा, फिर वो पर्टिकुलर रूम ऑपरेशनल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है, वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे तो उनकी क्लीनिंग की चार्जेस हमें फेस करने पड़ेंगे, रूम को सेट करने की कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। तो एक ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा हो और कॉस्ट भी इनकर कर रहा हो। तो जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इनकर होंगे हमारे पास, सिर्फ कॉस्ट नहीं होगी, रेवेन्यू भी होगा, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। इसी तरीके से हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रमोशन करता है, अवेयरनेस इंक्रीज करता है, सेल्स करता है, लेकिन साथ साथ उस मार्केटिंग की हमें एक्सपेंडिचर और कॉस्ट भी फेस करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ प्रॉफिट सेंटर। इसी तरीके से वो जो होटल वाली एग्जाम्पल थी, उस होटल के अंदर जो हमारे पास रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं? मील्स ऑफर कर रहे हैं, यस सर, मील्स ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड, दे आर गेटिंग मील्स एंड द फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन उस रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए मील्स प्रिपेयर करने की कॉस्ट भी इंकर हो रही है। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज नोन एज अ प्रॉफिट सेंटर। तो एक ऐसा डिवीजन जो कि रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा हो, कॉस्ट भी इनकर कर रहा हो, so that particular department or division is known as the profit center of an organization. अब नाउ इन्वेस्टमेंटल सेंटर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, लेकिन फिर भी सुन ले, इन्वेस्टमेंटल सेंटर का मतलब है हमारे पास कि वो पर्टिकुलर डिवीजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ। अब जैसे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, और ये हमारे पास जो ऑपरेशंस यूनिट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होती है? फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड द ग्रोथ, दैट्स इट। The investmental centers are responsible for the further growth and the investment, के when, where to invest, how to grow, how to develop, इसके अंदर।
अब ये हमारे पास डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है। वी हैव द कॉस्ट सेंटर एंड द प्रॉफिट सेंटर, और ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, हमारे पास ये फाइल है, उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम इसको ज़रा एक रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं। Cost center, a division unit in an organization that incurs costs but helps an organization to run effectively and do not generate revenue directly. For example, HR department, accounting department. अब लेट्स सपोज एचआर डिपार्टमेंट, अभी हमने उसका रोल समझा था क्लियरली, क्या एचआर डिपार्टमेंट डायरेक्टली कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर विदाउट द एचआर डिपार्टमेंट द बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली, हु इज गोइंग टू मॉनिटर, हु इज गोइंग टू कंट्रोल द वर्कफोर्स, जो सारे के सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं ऑफ द लेबर, वो कौन परफॉर्म करेगा। Similarly, we have the accounting department. Ab accounting department is involved in record keeping, maintaining the balance of the cost. रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर इन्वॉल्व है, कैश हैंडलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन इफ इट इज नॉट देयर, सो देयर विल बी नो रिकॉर्ड कीपिंग, देयर विल बी नो बुक कीपिंग, देयर विल बी नो मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट एंड द एक्सपेंसेस, तो बिजनेस इज गोइंग टू फेल इवेंचुअली। तो बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और रेवेन्यू डायरेक्टली जनरेट नहीं कर रहे होते। On the other hand, we have the profit center, a division unit that directly generates revenue for an organization while increasing the cost, and they maximize profits for an organization. ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, रेवेन्यू डायरेक्टली जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू रन दीज डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस द कॉस्ट। सिर्फ डायरेक्टली रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, कॉस्ट भी इनकर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कीप देम ऑपरेशनल। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट, रेस्टोरेंट इन द होटल। इज इट क्लियर? अब आ जाए जरा यहाँ पे, ये हमारे पास टोटल एरिया है टू अंडरस्टैंड आज। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है हमारे पास, क्या डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती हैं, क्यों होती हैं, इसको ज़रा समझते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था कॉस्ट का वो क्या था, अभी तक हमारे पास कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट इज द मॉनेटरी अमाउंट दैट इनकर्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी बिजनेस ऑपरेशन होगा, मल्टीपल और डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट इनकर होंगी। यस सर, इनकर होंगी। तो अब यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन की होती हैं, कौन सी कॉस्ट क्या है, क्यों है, समझते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास कॉस्ट का नेचर। क्या होता है कॉस्ट का नेचर? कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो बिजनेस के अंदर आउटपुट के हिसाब के साथ चेंज नहीं होती, हमेशा फिक्स्ड रहती हैं। क्या रहती हैं? फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है, ये देखिए आपके पास एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये फिक्स्ड है। मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तब भी मेरी इतनी कॉस्ट हो रही है, मिनिमम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो भी कॉस्ट इतनी है, मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो भी कॉस्ट मेरी इतनी है। तो इस टाइप की जो कॉस्ट होती है, इट इज़ नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट की नेचर क्या है हमारे पास, कि इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट रिमेन्स सेम, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल द रेंट ऑफ अ फैक्ट्री। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फैक्ट्री है, हम एक फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं और फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब फैक्ट्री का हम मंथली बेसिस पे रेंट पे करते हैं। अब रेंट फॉर एग्जांपल द रेंट इज़ फॉर द फैक्ट्री 5 लाख रुपीज़, ठीक है, द रेंट फॉर द फैक्ट्री इज़ 5 लाख रुपीज़ मंथली बेसिस पे। अब जनवरी का मंथ है, 5 लैक्स पे करेंगे, फेब का मंथ है, 5 लैक्स पे करेंगे, जून जुलाई 5 लैक्स पे करेंगे, द अमाउंट विल बी फिक्स्ड। अब चाहे मैं प्रोडक्शन करूं, नहीं करूं, ज़्यादा करूं, द अमाउंट विल रिमेन फिक्स्ड, और द अमाउंट इज इररेलेवेंट विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसीलिए परफेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं हमारे पास उसकी कोचिंग सेंटर्स की, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। कोचिंग सेंटर के अंदर हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द अगस्त, और हमारे पास एग्जाम्स होते हैं मई तक, और क्लासेस एंड हो जाती हैं मई के अंदर। देन वी हैव अ गैप ऑफ जून एंड जुलाई। अब अगर कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर है दैट इज ऑपरेटिंग ऑन द रेंटल प्रेमिसेस और रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अब फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ जो है ना वो रेंट पे करते हैं। तो अब अगस्त के अंदर एडमिशन स्टार्ट में, बिल्कुल, तो यहाँ पे तब भी हम 2 लाख रुपीज़ पर मंथ रेंट पे करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर हमारा सेशन पीक पे पहुंच रहा होता है। जनवरी के अंदर क्रैश कोर्सेज वगैरह सब कुछ अनाउंस हो जाते हैं, तब भी हम यहाँ पे रेंट 2 लाख रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे। और जून जुलाई के अंदर जब देर इज जीरो वॉल्यूम एंड देर आर नो क्लासेस बीइंग कंडक्टेड बाय द टीचर्स बिकॉज द सेशन हैज बीन एंडेड, तब भी हम 2 लाख रुपीज़ रेंट पे करेंगे।
तो इस टाइप की जो कॉस्ट होती है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है दैट इज इररेलेवेंट टू द लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल रेंट और सैलरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेजेस के अंदर सैलरी मिलती है हमें, पर बैच सैलरी। तो जून जुलाई के अंदर दे आर नो क्लासेस बीइंग कंडक्टेड बाय द टीचर्स, ठीक है। और इसी तरीके से विंटर ब्रेक्स आते हैं तो क्लासेस कम हो जाती हैं हमारे पास, ऑफ विंटर वेकेशंस आ जाते हैं। तो भी हमारी जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड होती है। सैलरी ऑफ द मैनेजर, काम कम है, ऑफ सीजन है, ऑन सीजन है, डिमांड हाई है, डिमांड कम है। तो जब भी हमारे पास चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट आ रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू पे, द बिजनेस इज गोइंग टू पे द फिक्स सैलरी टू द मैनेजर। तो याद रखना है कि जब भी हमारे पास कॉस्ट इररेलेवेंट टू द लेवल ऑफ आउटपुट हो, या फिर आप कह सकते हैं कि डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वो सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होती है हमारे पास? फिक्स कॉस्ट होती है। ये हमारे पास होगी कौन सी कॉस्ट? ये हो गई हमारे पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट। दूसरी हमारे पास कॉस्ट है दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज रेलेवेंट टू द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ आउटपुट बिजनेस एक्टिविटी। कम प्रोडक्शन करेंगे कम कॉस्ट इनकर होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉस्ट वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है अ पर्टिकुलर थिंग दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है। तो दैट कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पे मटेरियल के थ्रू। लेट सपोज हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर मेरे पास एसी का रिमोट है, ये मेरे हाथ में अभी, हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, या फिर टू कीप इट सिंपल फॉर एग्जांपल दिस इज हाइलाइटर दैट वी एक्चुअली प्रोड्यूस। तो अब ये हाइलाइटर है, हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक लग रहा है, इंक है, मटेरियल की कॉस्ट है। अब अगर फॉर एग्जांपल जो मटेरियल कॉस्ट है वो $2 पर मार्कर या पर यूनिट है हमारे पास। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी कॉस्ट होती है 20। अगर मैं यहाँ पे यही पर्टिकुलर हाइलाइटर 100 प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 200। और अगर मैं यही हाइलाइटर प्रोड्यूस करता हूँ फॉर एग्जांपल 1000 तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 2000। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आई एम प्रोड्यूसिंग उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट है, और जितने कम यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा उतनी कॉस्ट कम होगी। तो ये हमारे पास जो मटेरियल की कॉस्ट है इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ आउटपुट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा उतने ज़्यादा मटेरियल की कॉस्ट इनकर होगी। सिमिलर द सेम केस इज विद द लेबर कॉस्ट, कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कहा अपने वर्कर्स को कि आई एम गोइंग टू पे यू $0.5 पर यूनिट। इस पर्टिकुलर हाइलाइटर को प्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको $0.5 पे करूंगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो मेरी कॉस्ट हो गई फॉर एग्जांपल $5। उन्होंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो मेरी कॉस्ट हो गई $50। तो अब वो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो, दैट इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट वुड बी नोन एज द वेरिएबल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल। तो ये दो डिफरेंट नेचर ऑफ द कॉस्ट हैं, whether the cost would be fixed or it would be variable. If it is fixed, it means it is constant and it is irrelevant to the level of output. Whenever how much units are going you are going to produce, whether you are producing, you are not producing, the fixed cost will incur, and it will generate or it will incur throughout the year, और जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। Variable cost is the cost that is relevant to the level of output. How it depends on the level of activity. If you are producing higher units तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कम होगी। तो ये हमारे पास दो नेचर ऑफ द कॉस्ट है, वेरिएबल और। अब ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? ये है नेचर ऑफ द कॉस्ट। ये थी नेचर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को पढ़ेंगे। दीज आर दी टू डिफरेंट थिंग्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये है हमारे पास द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेसिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है वर्ड? ट्रेसिबिलिटी। ये वो कॉस्ट है जो कि ट्रेसिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास। सबसे ये ट्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ट्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर पेन दैट आई एम होल्डिंग राइट नाउ, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है मटेरियल, प्लास्टिक है, ठीक है, ये निप है, और ये मल्टीपल यहाँ पे मटेरियल अप्लाइड है। क्या ये मटेरियल
इस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाइड है? यस, मुझे नज़र आ रहा है बीइंग अ कस्टमर कि ये मटेरियल लगा हुआ है इसके ऊपर। और क्या ये पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड है? यस, डायरेक्टली एसोसिएटेड है। मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगी और प्रोडक्ट की वजह से ही होगी। तो ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो, प्रोडक्ट के ऊपर एसोसिएटेड हो, और प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्शन की वजह से ही या प्रोडक्ट की वजह से ही इनकर हो, अगर हम नहीं करेंगे तो ये नहीं इनकर होगी, तो इस टाइप की कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट सर्विस, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल और डायरेक्ट लेबर। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर अभी वेरिएबल पड़ी थी, देखो डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसिबिलिटी है, वेरिएबल और फिक्स्ड नेचर की बात हो रही थी। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स भी हो और डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल भी हो? यस, हो सकता है। एक ऐसी कॉस्ट भी होती है जो कि हमारे पास वेरिएबल भी होती है फिक्स, तो डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास फिक्स भी हो सकती है और डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास वेरिएबल भी हो सकती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये कि डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द प्रोडक्ट है और इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पेन के ऊपर पेंसिल, सही है, डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाइड है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस कुर्ता, तो ये जो बटन इस पे लगे हुए हैं हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कुर्ता ना। इसके ऊपर जो बटन है हमारे पास, ये क्या है? डायरेक्ट है, कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर हमारे पास फैब्रिक फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक की भी जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होगी, क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई है। अब वेरिएबल है, यस सर वेरिएबल है। जितने नंबर ऑफ कुर्ताज दैट अ कंपनी इज गोइंग टू स्टिच, उतने नंबर ऑफ बटन सप्लाई होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कुर्ताज दे आर गोइंग टू स्टिच, उतना फैब्रिक अप्लाई होगा। तो हो गया ना कि फैब्रिक डायरेक्टली अप्लाइड हो रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी कर रही है। तो ये कौन सी हो गई हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट हो गई, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाइड भी है और लेवल ऑफ यूनिट के साथ वेरी भी कर रही है, तो ये हो गई डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गई डायरेक्ट वेरिएबल। अब सर डायरेक्ट फिक्स भी हो सकती है? यस। अब भाई फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर कुर्ता जिस मशीन के ऊपर स्टिच होता है, या जो भी पर्टिकुलर हमारे पास प्लांट है, मशीनरी है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है और कोई भी काम नहीं करती, मतलब फॉर एग्जांपल एक मशीन नहीं है जो कि इस पेन को प्रोड्यूस करती है, तो उसको हमने एक्वायर किया हुआ है रेंटल बेसिस पे। हम हर महीने उसका 50,000 रुपीज़ रेंट पे करते हैं। अब ये जो भी स्टिचिंग मशीन्स हैं वो सारी की सारी मैंने रेंटल बेसिस पे एक्वायर की हुई है, उनका कोई और काम नहीं है। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दिस पर्टिकुलर कुर्तास जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इन्वॉल्व है, और उसका मैं मंथली रेंट पे करता हूँ 50,000। तो वो कॉस्ट 50,000 फिक्स्ड है, चाहे मैं जितने भी नंबर ऑफ कुर्तास प्रोड्यूस करूँ या स्टिच करूँ, 10 करूँ, 20 करूँ, 200 करूँ, फिक्स्ड है? यस फिक्स्ड है। लेकिन क्या वो डायरेक्ट है? यस, क्योंकि वो कॉस्ट डायरेक्टली कुर्तास के ऊपर अप्लाई हो रही है और उन्हीं की वजह से इनकर हो रही है, कोई और काम नहीं है। तो ये जितनी भी प्रोडक्शन मशीनरी होती है, प्रोडक्शन प्लांट होते हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट्स। वो और कोई काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से वो डायरेक्ट है। और वो रेंट की अमाउंट फिक्स्ड है, तो दैट विल बी नोन एज द डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसी तरीके से वी हैव दिस सेकेंड क्लासिफिकेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेसिबिलिटी, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आज जरा सुनते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। Indirect costs are known as overheads and they are responsible for overall running of a business. मतलब ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। अब इसमें से कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट होती हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं, वेरिएबल होती हैं। इनडायरेक्ट का मतलब पता है क्या है? इट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस। डायरेक्ट कॉस्ट को आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस करने का मतलब क्या है कि आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको इजीली क्या कर सकते हो? मेजर। मतलब भाई फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर कुर्ते को प्रिपेयर करने पे कितने का मटेरियल फैब्रिक लगा, कितने कितने प्राइस के, कितने अमाउंट के कॉस्ट के बर्डन लगे, कैलकुलेट कर लोगे आप। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुर्ते को स्टिच करने में कितना एग्जैक्ट
जो थ्रेड है वो यूज हुआ है अमाउंट का, मुश्किल है, नहीं कैलकुलेट कर सकते आप। हम फर्नीचर बनवाते हैं तो फर्नीचर जब मैन्युफैक्चर होता है तो ग्लू यूज होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ग्लू डायरेक्टली अप्लाइड है? यस, डायरेक्टली अप्लाइड है। लेकिन ग्लू एक पर्टिकुलर फर्नीचर की चेयर पे, टेबल पे एक एग्जैक्ट अमाउंट का आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। किसी में कम लग रहा है, किसी में ज़्यादा लग रहा है। इसी तरीके से आप नेल्स यूज़ करते हैं, तो नेल्स जब कारपेंटर यूज़ कर रहा होता है तो कभी टूट जाती हैं, कभी ज़्यादा लग रही होती है। डायरेक्टली अप्लाइड है, यस, डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द प्रोडक्ट। लेकिन उसको ट्रेस करना मुश्किल है, तो हम क्या कह देते हैं कि इन सारी की सारी कॉस्ट को हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट में। किसमें डाल देते हैं? इनडायरेक्ट में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट हैं, दे आर नॉट इजीली टू ट्रेस, दे आर नॉट इजी टू कैलकुलेट। सो मैनेजमेंट कंसिडर कर देती है कि ये सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट है, और इसको हम कंसिडर कर देते हैं कि ये ओवरहेड्स है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ है हमारे पास फिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्लांट है, उसका आप रेंट पे करते हो, तो सर वो तो डायरेक्ट है क्योंकि वो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर एक ऑफिस है, उस ऑफिस का जो रेंट है वो क्या डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर अप्लाइड है? नहीं, उसमें तो सेल्स भी हो रही हैं, परचेजेस भी हो रही है, अकाउंटेंट भी बैठा है, वहाँ पे सुपरवाइजर्स भी हैं, तो ओवरऑल ऑपरेशंस की वजह से वो रेंट ऑफिस का जो है वो इनकर हो रहा है। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई तो नहीं होगा। ओवरऑल फैक्ट्री के दूसरे जो फंक्शंस हैं, दूसरे जो एरियाज हैं, उसके भी काम हो रहे हैं उसके अंदर। तो वो सारी की सारी कॉस्ट किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और दे विल बी नोन एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे कुर्ता प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो ऑफिस है वो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट फिक्स्ड है। तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम जाते हैं ये पर्टिकुलर वेयर हाउस के अंदर, या फिर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन यूनिट पे, तो वहाँ पे हमारे पास वो जो पर्टिकुलर शोरूम है, वो शोरूम का जो रेंट हम पे कर रहे होते हैं वो क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है। कि रेंट फिक्स्ड है और इनडायरेक्ट है, क्योंकि ओवरऑल ऑपरेशंस है, वहाँ पे शोरूम पे अकाउंटेंट भी बैठा हुआ है, डिस्प्ले यूनिट भी है, वहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स भी विजिट कर रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस के लिए सेल्स पर्सन्स भी हैं, डिज़ाइनर भी अवेलेबल है। तो वो सारी की सारी जो कॉस्ट इनकर हो रही है फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस, इट वुड बी नोन एज फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो मेन हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट था, बाय नेचर फिक्स्ड और वेरिएबल, वी आर डन विद इट। फिक्स्ड का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी। Then we have the second cost by nature, that is variable, that varies, that changes with the level of output. हमारे पास फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर, ये सारी की सारी कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल होती है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी कम होगी। ये हो गए वेरिएबल आपके पास। कि हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस करें, कॉस्ट कम है, जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें उतनी कॉस्ट हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाइड होती है, इजीली आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, और प्रोडक्शन और प्रोडक्ट की वजह से ही हमारे पास हो रही होती है। तो वो हमारे पास सारी की सारी डायरेक्ट हैं, वो फिक्स्ड भी हो सकती हैं, वो वेरिएबल भी हो सकती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स होते हैं जिनको आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, और वो ओवरऑल ऑपरेशंस की वजह से इनकर होती है, डायरेक्टली प्रोडक्ट की वजह से इनकर नहीं होती। और ये भी आपके पास फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकती है। यहाँ तक आप लोग हम मेरे साथ हैं। अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट तो नहीं है, बस हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट वी नीड टू डेवलप। सॉरी गाइस। आपके पास यू शुड नो दी द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। अब सर टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट अगर देखा जाए हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट इज, अब सर ये जो टोटल कॉस्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कहा जाता है, द टोटल कॉस्ट इज नोन एज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल and the total fixed cost। अब आपके बिजनेस में चाहे टोटल कॉस्ट जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सारी कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। सो बेसिकली द टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ द टोटल वेरिएबल एंड द फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये चीज़ तो सर हो गई क्लियर। अब ये जो टोटल कॉस्ट है इसको कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? जब तक आपके पास टोटल इन्फॉर्मेशन कॉस्ट की नहीं होगी,
if you do not have the information of the total cost, how you are going to calculate the average cost? So what is average cost? Average cost is known as per unit cost. मतलब फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन, जब तक मुझे ओवरऑल कॉस्ट नहीं पता होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर इस पेन को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? तो बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टोटल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सर पर यूनिट कॉस्ट नहीं पता होगी तो क्या हुआ? अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट ही नहीं पता होगी, सो हाउ आई एम गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस? क्या मैं सेलिंग प्राइस सेट कर सकता हूँ? नो। जब तक मुझे पता ही नहीं है कि वेदर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर पेन इज 10 रुपीज 12 रुपीज, हाउ आई एम गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस? तो सर पर यूनिट कॉस्ट और जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है? एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। लेट्स सपोज टोटल कॉस्ट आपके पास है 10,000, सॉरी 1,000, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है आपके पास 100। तो आपने ये जो 1,000 की कॉस्ट है वो फेस करिए अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई दैट इज 10। तो आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने को $10 है। अब इसकी बेसिस पे यू आर गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस। तो अगर आप कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज करते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज करते हैं, तो इन ऑर्डर टू सेट द सेलिंग प्राइस यू नीड टू नो द एवरेज कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। अब आपने ये जब कैलकुलेट कर ली, तो आपके पास फिर एक और चीज़ होती है हमारे पास, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, हमारे पास एक कॉस्ट ऐसी होती है जो कि होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारे पास? सेमी वेरिएबल मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर यू विल सी द एलिमेंट्स ऑफ द फिक्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट बोथ। सर एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल ले लें, सैलरी प्लस कमीशन। अक्सर लोग जो कॉल सेंटर्स पे काम कर रहे होते हैं या सेल्स एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम इसके थ्रू पे कर रहे होते हैं। उनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है और उनको हम पे करते हैं कमीशन। कमीशन किसके ऊपर पे किया जाता है? ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे आर गोइंग टू मेक। सैलरी वुड बी फिक्स्ड कि हम इतना अमाउंट आपको फिक्स्ड सैलरी की बेसिस पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन कमीशन हम पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर और अकॉर्डिंग टू द सेल्स दैट यू आर गोइंग टू मेक। तो सैलरी फिक्स 20,000 और कमीशन के अमाउंट कभी 30,000 है, कभी 25,000 है, कभी 60,000 है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। इसी तरीके से आप देखें आपके पास दूसरी एग्जांपल है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब लेट सपोज यू आर आउट फॉर अ मंथ, आप घर पे नहीं है, लेकिन जब आप आएंगे तो आपको वहां पे थोड़ा सा बिल पे करना होगा दैट इज ऑफ द लाइन रेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आपको क्या होता है कि जो कंपनीज आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है दे आस्क फॉर द लाइन रेंट। वो आपसे लाइन रेंट चार्ज करते हैं, और लाइन रेंट के साथ साथ वो आपसे यहाँ पे जो अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेज कंजम्पशन यूनिट्स। अब जितने ज़्यादा यूनिट्स आप कंज्यूम करें, जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के अंदर कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है क्योंकि एसी एयर कंडीशंस वगैरह नहीं चल रहे होते हैं विंटर्स में, लेकिन इन समर्स वी हैव द सेम थिंग कि आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है क्योंकि लाइन रेंट तो फिक्स आपको पे करना है, दैट यू आर गेटिंग द सर्विस एंड द लाइन रेंट लाइन। लेकिन यूनिट्स की कंजम्पशन के हिसाब से वो क्या करता रहता है, वेरी। तो एक ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड और वेरी दोनों है, तो इट वुड बी नोन एज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चलें, द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू कवर इज why accurate cost data or cost information is important। एक बिजनेस के लिए एक्यूरेट कॉस्ट डाटा और एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों बिजनेस को चाहिए कि वो उसके पास जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट हो, कॉस्ट हो?
इज इट नेसेसरी टू हैव द एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन? ऑब्वियसली यस। जब आपके पास कॉस्ट डेटा ही नहीं होगा तो हाउ यू आर गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस? तो नंबर वन क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव सेटिंग ऑफ सेलिंग प्राइस? अगर आपके पास सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी और एक्यूरेट ही नहीं होगी, सो यू आर गोइंग टू सेट द इनफेक्टिव प्राइस। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी ये एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट किसको देखते हुए कैलकुलेट की? बाय लुकिंग एट द टोटल कॉस्ट। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी मेरे पास टोटल कॉस्ट की, और टोटल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, सो हाउ आई एम गोइंग टू सेट द सेलिंग प्राइस? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास नंबर वन। नंबर टू, to make operational decisions such as location decisions। भाई आपके पास जब आप ऑपरेट कर रहे होते हो तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप इस लोकेशन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, इस लोकेशन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इफेक्टिव डिसीजन ना, यू आर गोइंग टू मेक एन इफेक्टिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कि यार अगर मैं लोकेशन ए पे ऑपरेट करता हूँ तो ये कॉस्ट इनकर होती है, लोकेशन बी पे ऑपरेट करता हूँ तो ये कॉस्ट इनकर होती है लोकेशन सी पे। तो नाउ आई हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, नाउ आई कैन कंपेयर कि ऑन विच पर्टिकुलर लोकेशन इट्स मोर डिजायरेबल अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आई कैन मेक एन इफेक्टिव डिसीजन। नंबर वन। इसी तरीके से आपके पास दूसरे जो डिसीजंस होते हैं वो प्रोडक्शन के डिसीजंस होते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है। तो बाय लुकिंग एट द कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स एंड द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पर्टिकुलर क्लच पेंसिल है मेरे पास, टेक्निकल पेंसिल, ये मैं इससे बनाऊं या पेन बनाऊं, तो मैं दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना। नंबर थ्री, calculate प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द लॉस, क्योंकि आपके पास तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो वेदर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट और यू आर मेकिंग अ लॉस आपको पता ही नहीं चलेगा विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। नंबर थ्री, टू सेट टू सेट द इफेक्टिव बजट्स। जो बजटिंग होती है बिजनेस की कि प्रमोशन के ऊपर इतना स्पेंड करना है, मटेरियल के इतनी कॉस्ट इनकर होगी, लेबर की कॉस्ट इतनी इनकर होगी, ये जो मल्टीपल हमारे पास बजटेड एरियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑन द प्रमोशन मार्केटिंग एंड ऑल। तो अगर मेरे पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं कैसे बजट सेट करूंगा कि भाई प्रमोशन की इतनी कॉस्ट इनकर हुई थी तो उसके हिसाब से नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू बजट। लास्ट ईयर मटेरियल की कॉस्ट इतनी इनकर हुई थी तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम गोइंग टू गिव आउट द फाइनेंशियल बजट टू द मटेरियल और द परचेज डिपार्टमेंट टू बाय द मटेरियल। तो इसके लिए देन वी हैव टू कंट्रोल और टू रिव्यू द परफॉर्मेंस। जब तक मेरे पास एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि कितनी क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, किस कंट्रोल कितना करना है, कितना नहीं करना है, किसको कंट्रोल करना है, कौन सी चीज़ों को कट डाउन करना है, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और क्यों लग रही है। So these are the different points for which the accurate cost information is important. So ये overall आपके पास अगर सवाल आ भी जाता है कि एग्जामिनर कहे कि analyze two reasons why accurate cost information is important. So these are the points that you have to analyze कि why it is important to have the accurate cost data information. So this is the overall the concept of the cost, classification of the cost, cost center, profit center, and the accurate cost information.